डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। जांच के लिए गठित समिति पर याचिका में उठाए थे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पूछा, क्या सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए? अभी तक कई राज्यों में अभी तक नहीं किया है हलफनामा दायर। सोनम वांगचुक मामले में सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत के आधारों पर उठाया सवाल। कहा, हिरासत के आधार 28 दिन बाद बताए गए। पुलिस ने वीडियो के लिंक दिए लेकिन पेनड्राइव में वीडियो नहीं थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस पैनल गठन पर रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने पैनल गठन की समय सीमा 20 जनवरी तक बढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा नंबर है 0120612793 ऋषिपाल जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम का पूरा नाम क्या है और ये किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये एक अधिनियम, बहुत विशेष अधिनियम जो 2004 में विशेष तौर पे तो उत्तर प्रदेश के अंदर लाया गया, विशेष जो प्रयोजन के साथ कि मदरसा के अंदर जो शिक्षा होती है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक एजुकेशन के लिए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने में, बहुत लंबे समय से इस बात का हमेशा बहुत राजनीतिक हलकों के अंदर भी ये रहा कि मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा क्या दी जा रही है। यानी उनका वो शिक्षा एक दीन की शिक्षा दी जा रही है, या जो व्यक्ति, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उनका जो चरित्र है और उनकी जो काबिलियत है, उनकी एजुकेशन का लेवल है, उनका इस काबिल होना कि वो कल को फ्यूचर में समाज में जाके किसी काम को कर सके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को, कानून को लाया गया, जिसके अंदर न केवल जो धार्मिक शिक्षा को एक स्थान देगा, उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, जिसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष की जो विषय हैं, उन सारे विषयों को शामिल किया गया, जिससे कि उसमें मौजूद जितने भी बच्चे हैं, जो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और जो वहाँ पे टीचर्स हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पर हैं, उनको एक तरह से अगर कहा जाए तो मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाए, और जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा का केवल एक मतलब दीन के लिए ना हो, केवल धर्म के लिए ना हो, बल्कि वो इस काबिल बन सके कि कल को उनको अगर किसी को जॉब करनी है, कोई नौकरी करनी है, या मान लो कोई व्यवसाय करना है, या उच्च शिक्षा में जाना है, तो उन सारे मामलों में वो एनसीईआरटी से संबंधित जो एक बेसिक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड भी दीन की शिक्षा के साथ साथ वो ग्रहण करें। इसके अलावा जो है उनका जो शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षा के जो कंटेंट्स हैं, इसको भी बहुत बार राजनीतिक हलकों में बात हुई, कंटेंट्स क्या दिए जा रहे हैं, उन कंटेंट्स को भी कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है कैसे दी जा रही है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो शिक्षक किस काबिल हैं कि वो शिक्षक उन बच्चों को एक न केवल धार्मिक शिक्षा, बल्कि उनको धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है एक आम जो शिक्षा का स्तर है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, सोशल साइंस भी होता है और कंप्यूटर भी होता है। तो इन सब चीजों को एक करिकुलम में शामिल किया जाए और उनको, उन बच्चों को वो सारी शिक्षा दी जा सके, जिससे कि वो बच्चे आने वाले समय में वो न केवल अपना जीवन को अच्छा बेहतर बना सके, बल्कि जिस परिवार में वो रहते हैं उसको भी बेहतर बना सके। तो दोनों उद्देश्य था, न केवल उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए था, बल्कि उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं
उनको भी जो है कंट्रोल करना था कि उनका जो शिक्षा, उनकी जो क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, उनके जो एजुकेशंस हैं वो कैसी होगी, या उनका मान लीजिए जो वो फंडिंग है, वो जो फंडिंग दी जाती है, जो एजुकेशन की, जो माइनॉरिटीज की एजुकेशन की जो कंट्रोल है, वो किस तरह से होगा। तो इन सारी बातों को रखते हुए इस मदरसे एक्ट को जो है वो अस्तित्व में लाया गया है। जी। किस वर्ष में लागू हुआ था? शायद नाम से ही पता चल रहा है 2004। जी, मुख्यतः ये देखिए, ये 2004 के अंदर ये लागू हुआ था। 2004 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत बार इसके ऊपर बहुत सा विवाद भी रहा। बहुत बार ये जो एक्ट है वो कोर्ट्स के अंदर इसको चैलेंज किया गया, जी। उसके प्रावधानों पर चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो और बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक रूप से भी इसको चैलेंज करते हैं कि उसमें कोई विशेष सुविधा दी जा रही है या किसी और चीज के ऊपर। तो लगातार जब भी कोई कानून बनता है तो कानून बनने के बाद ऐसा नहीं कि उसको कानून बनने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं होते, हर कानून में सुधार होता है। इसके अंदर भी लगातार कई सारे परिवर्तन हुए हैं और सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो इससे संबंधित जो लोग एजुकेशन संबंधित है, विशेष तौर पे माइनॉरिटीज, मुस्लिम जो इस्लाम से संबंधित है, उनको शिक्षा की जागरूकता हो और बेहतर से बेहतर उसमें पढ़ने वाले बच्चे एजुकेशन का फायदा उठा सकें। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, इस अधिनियम के तहत स्थापित मदरसा शिक्षा परिषद की संरचना का वर्णन करें। इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? देखिए, अब जो कोई भी, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, किसी एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो उसको चलाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड है। उस बोर्ड को चलाने के लिए उस बोर्ड का चेयरमैन है, कुछ डिप्टी चेयरमैन है, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो उस एजुकेशन को जवाबदेही उनकी तय हो सके। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या होता है कि जो मदरसा है, जो सरकार नॉमिनेट करती है, चेयरपर्सन होता है बोर्ड का चेयरपर्सन होता है, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होता है, उसके बाद जो और प्रिंसिपल्स या जो और टीचर्स होते हैं। तो मेनली जो बोर्ड होता है, बोर्ड का काम ये, जिसमें जो उसको हेड जो करता है वो उसका चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इस्लाम के अंदर अलग अलग तरीके से जो उनका दीन है उसकी अलग अलग प्रकार की शिक्षा है, तो अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग वाइस चेयरमैन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक चेयरमैन और बाकी वाइस चेयरमैन के साथ एक बोर्ड गठित होता है। और बोर्ड गठित होने के बाद इसके अलावा जो है उसमें जैसे सिया है, सुन्नी है, जो उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं। इन सबको साथ जो है फिर एक बोर्ड बनाया जाता है और फिर उस बोर्ड के अंदर वो कार्य करता है। मुख्यतः हम सब जानते हैं कि इस्लामिक जो संसार है, इस्लामिक लोग हैं, मुख्यतः हमारे देश में भी दो बड़े हिस्सों में, जिसको हम सिया और सुन्नी बोलते हैं, दो बड़े हिस्सों में बटे हुए हैं। और क्योंकि मदरसा बोर्ड में कहीं ये नहीं लिखा कि वो सुन्नी के लिए है या सिया के लिए है, तो इस तरह से जो परिषद को बनाया गया, उस परिषद के अंदर सिया और सुन्नी दोनों जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनको स्थान दिया गया, जिससे कि परिषद का गठन बेहतर हो सके और सभी तरह के जो विश्वास रखने वाले हैं, वो उनसे, उनके बच्चे हैं, उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को इस अधिनियम के तहत कौन सी मुख्य शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं? किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें पावर होती है, जो जो हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड का सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो है कि जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, यानी एजुकेशन का जो एक सिलेबस, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें, उस सिलेबस को पढ़ाया जाना कि मदरसों में क्या शिक्षा पढ़ाई जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं दीन की शिक्षा की या धार्मिक शिक्षा की, और हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब जो समझ लीजिए कि जो बाकी जो सब्जेक्ट्स जो आम तौर पे आम स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो एक ऐसा सिलेबस बनाना जिस सिलेबस के अंदर उन दोनों विषयों को मिलाया गया हो। अगर बिल्कुल धार्मिक, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं केवल धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा, जैसे सीबीएसई से रिलेटेड जो स्कूल्स है, कि वो स्टैंडर्ड हो, तो नेचुरली जो पर्पस है इस एक्ट को बनाने का या मदरसा बनाने का, वो फुलफिल नहीं होगा। या जो लोग दीन की शिक्षा को भी जानना चाहेंगे वो लोग वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि दीन की शिक्षा वहां पर नहीं होगी। लेकिन जहाँ दीन की शिक्षा भी हो और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम तो परिषद का ये होता है कि ऐसा
वो सब्जेक्ट मैटर बनाया जाए जो कि वो उस जो उस कार्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए वो कानून बनाया गया, सबसे पहला। दूसरी बात, उस जो उससे संबंधित जो लोग हैं, जो दूसरा इम्पोर्टेंट होता है वो उसके टीचर्स होते हैं। जी। अब जैसे हम सब जानते हैं सीबीएसई के स्कूल हैं, बाकी और स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की खास क्वालिफिकेशन होती है कि कोई बीएड होता है, कोई एमएड होता है, जी। या एक अलग-अलग उनका होता है। लेकिन जहाँ बात आती है दीन की शिक्षा की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में कैसे चुना जाएगा और क्या वो होंगे कि किसको चुना जाए, या उसके बाद क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हो कि उसको मदरसे के अंदर मौलवी के रूप में या फाजिल के रूप में जो है उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को तय करना, ये इसीलिए एक्ट बनाया गया कि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ना केवल बच्चों के लिए, बल्कि उसके सिलेबस के लिए, वो जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके लिए, उनमें जो फंडिंग आ रही है उनके लिए, और उसके अलावा जो न्यू एजुकेशन है जिसमें कंप्यूटर है, आईटी है, उनको भी उन बच्चों को शामिल किया जा सके, और एक कहीं ना कहीं उनको देखा जाए कि बच्चे पढ़ने के बाद जो कहाँ जा रहे हैं, उनका एजुकेशन स्तर क्या हो रहा है, वो किस माहौल में जा रहे हैं। तो ये सारी बातों को शामिल करते हुए ही इसका मुख्य उद्देश्य इस कानून का है, और अपने आप में इसीलिए विवादों का विषय रहा है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इसको अपीजमेंट के लिए या किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया, लेकिन विशेष पर्पज यही है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको समाज के मुख्य धारा में मिलाया जाए। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ये अधिनियम मदरसा शिक्षा के किन किन स्तरों यानी डिग्रियों को मान्यता देता है? उदाहरण देखिए, तानिया। जी जी। इसमें सामान्यतः हम बात करते हैं तो दो स्तर होते हैं, मौलवी और फाजिल, दो स्तर होते हैं। उसके बाद जो इनकी मान्यता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन में जब हम बनाए जाते हैं तो जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, या आपने देखा होगा कि जो हमारे जो धार्मिक अपने हिंदू संस्थान होते हैं उनके अंदर आचार्य अपॉइंट होते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर मौलवी जो होते हैं, मौलवी जो एक पदवी है, मौलवी पद की पदवी के लिए तैयार किया जाता है। तो वो मौलवी अगर जिसको बनाया जा रहा है तो ऐसे क्या क्या रिक्विजिस्ट मतलब उसके अंदर होने चाहिए कि वो एक मौलवी होने के लिए रिक्विजिस्ट एजुकेशन क्या है। जी। अगर किसी को मौलवी माना जाएगा तो किस व्यक्ति को मौलवी माना जाएगा, उसमें कम से कम क्या क्या सलाहियत होगी। उसके बाद जो और उसमें देखते हैं कि उसमें जो डिग्रियां हैं उसमें तहानिया है और आलिया है और अलग अलग जो उसकी डिग्रियां हैं उनको उसके हिसाब से सौंपा जाता है कि कौन। लेकिन दोनों बातों में ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी देखना है दीन की शिक्षा कितनी है, और साथ साथ ये भी देखना है कि वो लोग दीन की शिक्षा के अलावा भी वो शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इन सारी डिग्रियों को एक अलग अलग स्तर के ऊपर मान्यता दी जाती है, उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी मदरसे को मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? मान्यता न मिलने या वापस लिए जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अगर इसको सामान्यतः बोला जाता है तो अगर इसको सामान्य भाषा में लेंगे तो जैसे हमारे जो अन्य स्कूल किसी स्कूल को रिकॉग्नाइज कराने के लिए जी। या मान्यता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसी प्रकार का जो नियम है, कानून है, वो इसके अंदर है कि जैसे मान लीजिए किसी मदरसे को अगर मदरसे के रूप में मान्यता प्राप्त करानी है तो कितनी वहाँ पे जगह होनी चाहिए, वहाँ पे कितने रूम्स हैं वो होनी चाहिए, वहाँ पे जो मेल फीमेल जो है उनका पढ़ने की जो जगह है वो अलग अलग होनी चाहिए, और इसके अलावा वहाँ पे जो और फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। जो रिक्विजिस्ट टीचर है वो होनी चाहिए। रिक्विजिस्ट टीचर की जो एजुकेशन है वो मिनिमम एजुकेशन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वो मिनिमम होनी चाहिए, और जितने आवश्यकता है वो सारा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज होने के बाद अगर ये सब चीजें हैं तो एक मदरसे को मान्यता मिल सकती है। लेकिन जैसे हम अगर बात करते हैं कि मदरसे को मान्यता मिलने के बाद कई बार क्या, जैसे कोई भी एक संस्थान है उसको मान्यता मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो उससे संबंधित जितने नियम है, कानून है, या जो भी और जो उनकी जो डिमांड है, कंडीशंस है, अगर वो संस्था चाहे मदरसा भी हो वो पूरी नहीं करती है तो उस मान्यता को सस्पेंड भी किया जा सकता है। एक नोटिस दिया जा सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी मान्यता सस्पेंड है, आप इन कमी पूरे कीजिए। अगर वो कमी भी पूरी नहीं होती तो उसको रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी गैर कानूनी काम के अंदर भी अगर
कोई मदरसा या उससे संबंधित अधिकारी पाए जाते हैं तो भी उसकी मान्यता जो है रद्द की जा सकती है। जी, हमारे विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे आगे हम जानना चाहेंगे, अधिनियम के अनुसार मदरसों के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के निर्धारण के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या इसमें दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक विषयों को शामिल करना अनिवार्य है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये कानून ही क्यों लाया गया? जी, इस कानून को अगर नहीं लाया जाता और मदरसे अपने हिसाब से कार्य करते रहते, स्वतंत्रता से कार्य या जो भी उनके मन का जो है वो कार्य करते रहते, तो इस कानून की आवश्यकता नहीं होती। ये कानून मुख्य रूप से इसी बात के लिए लाया गया है कि जहाँ पर जो दीनी तामील है, जो धार्मिक तामील एजुकेशन है, उसके साथ-साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और जितने आधुनिक विषय हैं, उनको पढ़ाया जाना अनिवार्य है। जी, अगर आप मदरसे के रूप में अपने आप को एनरोल करा रहे हैं तो आपको ये कराना जरूरी है जिससे कि मुख्य धारा की शिक्षा से आपको जोड़ा जा सके और जो एनसीईआरटी के और जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें एक संतुलन बनाया जा सके। केवल दीनी शिक्षा को अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए या हम हमारे देश में कोई इसको केवल एक पुरोहिताई के लिए केवल वो कार्य कर रहा है और वही काम कर रहा है और बाकी शिक्षा वो उसको ग्रहण नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से एक समय के बाद उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जो धार्मिक शिक्षा है जिसमें कुरान और हदीस जो होती है, जो मुख्य पुस्तक हैं इस्लाम की, वो पढ़ाया जाता है। उसके साथ-साथ जो बाकी विषय हैं, उन विषयों को वैकल्पिक जो जो विषय हैं, उनको पढ़ाया जाना अनिवार्य है। जिससे कि और यही जो ये कानून है, जो बोर्ड है, वो यही काम करता है कि जो वैकल्पिक शिक्षा दी जा रही है, वो ऐसा तो नहीं है कि उसको स्किप किया जा रहा है। जी, ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट्स है जो केवल दीनी शिक्षा ही दी जा रही है। दीनी शिक्षा देने के बाद मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल या 7 साल की उम्र में मदरसे जाता है और 10-12 साल की दीनी शिक्षा लेने के बाद वो जब समाज में वापस आता है तो वो और दीनी शिक्षा को देने के अलावा और कुछ करने के लिए लायक नहीं है। तो दीनी शिक्षा को के अलावा अनिवार्य जो शिक्षा है उसको देना अनिवार्य है। अगर उसको अनिवार्य शिक्षा को नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो मदरसे को फेस करने होंगे। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया क्या होती है? इन परीक्षाओं के प्रमाण पत्र कौन जारी करता है और उनकी अकेडमी मान्यता क्या होती है? देखिए, जो बोर्ड है, जो परिषद है, जैसे हमारी जैसे ओपन स्कूल्स हैं, सीबीएसई है, जी, जैसे ये बोर्ड है और इनके जो मान्यता प्राप्त इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी मान्यता होती है। वो सारे देश के अंदर मान्य होते हैं। शिक्षा का जो प्रमाण पत्र है एक पैमाना माना जाता है। इसी प्रकार जो मदरसे के अंदर जो शिक्षा है उसके अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से जो परीक्षाएं होती हैं, सबसे पहले तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ रजिस्टर होता है, ऐसी परिषद के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक प्रिस्क्राइब जो स्टडी मटेरियल होता है वो उनको मिलता है। उस स्टडी मटेरियल को डाक के द्वारा या ऑनलाइन प्राप्त होते हैं, वो पढ़ता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद उसकी जो उसका एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो लिखित भी होता है और ओरल भी होता है और वो प्रैक्टिकल भी होता है और कंप्यूटर से भी होता है, तो वो सारी चीजें होती है। उसके बाद उसकी इवेल्युएशन होती है, रिजल्ट निकलता है, उसका सर्टिफिकेट होता है। तो सामान्य रूप से एक आम जो शिक्षा बोर्ड है उसमें जो कार्य होते हैं वो सारे ही मदरसा बोर्ड के अंदर वो कार्य किए जाते हैं। बस केवल एक यही है कि जो सामान्य शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा को भी उसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके अंदर भी जो सर्टिफिकेट है वो वैसे इशू होते हैं जो सामान्य बोर्ड के अंदर होते हैं। और इसमें जो परीक्षा होने वाली होती है वो जो जैसे नेशनल ओपन स्कूल है और बाकी जो और संस्थाएं हैं वो करती हैं और उनकी मान्यता भी उतनी ही होती है और एग्जाम उसी तरीके से दी जाती है जैसे सामान्य रूप से और बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अधिनियम में सहायता प्राप्त मदरसों और गैर सहायता प्राप्त मदरसों के बीच क्या अंतर बताया गया है? सरकार की वित्तीय भूमिका इन दोनों के लिए कैसे अलग है? देखिए, जो शिक्षा संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थानों को निश्चित रूप से क्योंकि ये कोई आय का संसाधन तो नहीं है, तो शिक्षा संस्थान जो होते हैं वो वित्तीय सहायता से चलते हैं। या तो जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो प्राइवेट के पर्सन्स होते हैं, वो उनको वित्तीय सहायता देते हैं। अदरवाइज सरकार के द्वारा जो है ये संस्थान पोषित किए जाते हैं। सरकार को के द्वारा एड मिलती है, उस एड से संस्थान चलते हैं।
अब संस्थान दो प्रकार से मुख्य रूप से मदरसे संस्थान हो गए। एक वो जो प्रॉपरली एड लेते हैं, जो प्रॉपरली एड लेते हैं उनके ऊपर बिल्कुल कंपलसरी है कि जो सरकार ने या इस एक्ट ने जो कानून में बना रखा है, जो प्रिस्क्राइब सिलेबस बना रखा है, जो नॉर्म्स बना रखे हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन को एडेड जो मदरसे हैं उनको 100% कंपलसरी फॉलो करना होता है, तभी उनकी एड जो है बरकरार रहती है। वरना अगर ऐसा पता लगता है कि वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे तो उस एड को सस्पेंड किया जा सकता है और इवन उसकी मान्यता भी सस्पेंड हो सकती है। दूसरा जो प्रकार है जिसके अंदर एडेड नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, क्योंकि जब सरकार से एड मिल ही नहीं रही तो सरकार के द्वारा सारे नियमों को लागू होना या उनको फेस करना उनके लिए जरूरी नहीं होता। तो फिर भी लेकिन जो अनएडेड जो वो है मदरसे, उनके अंदर भी जो है ये देखा जाता है कि उनके अंदर भी शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो सिलेबस है, वो बिल्कुल केवल और केवल दीनी ना हो बल्कि और भी उसके अंदर शिक्षा शामिल हो। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एडेड संस्थान के अंदर नियम कानून जो कानून ने बनाए हैं, लॉ ने बनाए, वो सारे के सारे एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक सामान्य रूप से आप देखेंगे किसी और शहर में, किसी और जगह जो सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं, वो कुछ लोगों को एड मिलती है, एडेड स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको एड मिलती है, तो सारे के सारे नियम कानून को मानना पड़ता है। ऐसे ही मदरसे के अंदर भी है और सारे कानूनों को मान के और सामान्य रूप से शिक्षा को कोशिश करती है सरकार इन दोनों को कंट्रोल करके बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।